हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएससी एकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि बजट अनाउंस हो चुका है और सब लोगों में खलबली मची है कि आखिर हाइलाइट्स क्या है, न्यूज़ क्या है, किसे क्या मिल रहा है, किसे क्या छीना जा रहा है। तो आज हम देखेंगे ब्रीफ में इसको कि एग्जैक्टली हमारे बजट में क्या क्या हमारी मैडम ने बताया है। सबसे पहले देखते हैं कि जो पूरा बजट है उसे हमने 4 पार्ट में मैम ने डिवाइड करके रखा हुआ है। मैं बार बार मैम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि भाई हमारी फाइनेंस मिनिस्टर शी इज अ फीमेल, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई हैव टू से। तो सबसे पहले जो है उन्होंने ध्यान रखा है कि हमारे 4 कास्ट हैं। ये रखा है गरीब, महिलाएं, युवा यानी यूथ और हमारे फार्मर। इन चारों के ऊपर ज्यादा उन्होंने फोकस रखा है कि इन्हें किसी तरह से हमें डेवलप कराना है, इनका ग्रोथ हमें देखना है। उसके बाद उन्होंने 4 जगह से कहा है कि एक एम्प्लॉयमेंट, स्किलिंग, एमएसएमई और मिडिल क्लास। हर बार बजट में यही कहते हैं कि मिडिल क्लास के लिए कुछ नहीं आया है, लेकिन उन्होंने पहले से ही अपने बजट थीम में मिडिल क्लास का नाम यहाँ रखा हुआ है कि हम सबके लिए इस बार लेकर के आए हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर के ऊपर, फार्मर्स के ऊपर ज्यादा फोकस किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने कहा है कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो बहुत ही ज्यादा आउटडेटेड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करता है, बहुत ही ट्रेडिशनल वे रहता है। तो उसे हमें और भी इंप्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हम एक रिसर्च सेटअप करेंगे, एक सेंटर बनाएंगे जहां पे ज्यादा से ज्यादा हम प्रोडक्ट के यील्डिंग को बढ़ा सकते हैं। हमारे जो फर्टिलाइजर्स हम इस्तेमाल करते हैं, सीड जो इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट जो हमारे लैंड में जो भी है उसकी हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके लिए उन्होंने फोकस रखा है। दूसरा उन्होंने कहा है कि हमें आत्मनिर्भर भी बना होगा। जैसे कि हमारी ये जो ऑयल सीड्स हैं जो हम हमेशा डोमेस्टिक यूज करते हैं, जो घर का तेल जो होता है जिसमें ऑयल सीड्स में आते हैं, मस्टर्ड, ग्राउंडनट्स, इसमें ये सारी चीज कहो, उसको लेकर के भी हमें आत्मनिर्भर बनना है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें अपने वेजिटेबल यानी कि हॉर्टिकल्चर, ये सब चीजों पर बहुत ध्यान देना है। देन उसके बाद जैसे हमारा अमूल जो एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको लेकर के उसके एक मॉडल पे कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों को और भी हमें बढ़ावा देना होगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमें अलग अलग तरह के जो हम सीड्स इस्तेमाल करते हैं उसमें अलग वैरायटीज लेकर के आना है, उसे हाइब्रिड पे लेके आना है ताकि हम अपनी प्रोडक्टिविटी को और भी ज्यादा बढ़ा सके। उसके बाद उन्होंने फोकस किया है इन 3 चीजों के ऊपर। पहला है हमारा नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग जिससे पता है कि हम जो भी फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं या तो वो ऑर्गेनिक होता है या इनऑर्गेनिक। तो अभी इनका कहना है कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ कोशिश करेंगे कि हम जो भी खाद इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब के सब जो है हमारा ऑर्गेनिक रहे, क्योंकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर इस्तेमाल करके हमारे जो लैंड होते हैं उसमें कुछ नुकसान नहीं होता है, प्लस उससे जो भी फसल उगता है वो भी हमारे सेहत के लिए काफी अच्छा होता है। तो उस पर उन्होंने फोकस कहा है कि हम नेचुरल फार्मिंग की तरफ ध्यान देंगे, जिसपे उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ फार्मर्स को वो प्रोत्साहन करेंगे कि आप उसकी तरफ जाइए। दूसरी तरफ हमारे आ रहा है फिशरीज को लेकर के, जहां पे उन्होंने कहा है कि श्रिम्प्स के एक्सपोर्ट पे हम ज्यादा ध्यान देंगे ताकि हमारे जो और इसको नाबार्ड के थ्रू उन्होंने कहा है कि हम असिस्टेंस देंगे ताकि श्रिम्प को ज्यादा से ज्यादा यानी फिशरीज में भी हमारा जो एक्सपोर्ट है उसका एक रेशो जो है वो एक अच्छे तरीके से इंक्रीज हो जाए। उसके बाद उन्होंने कहा है डिजिटाइजेशन। डिजिटाइजेशन यानी कि यहाँ पे कह रहे हैं कि जो लैंड रिकॉर्ड्स है, हमारे जो फार्मर्स के जो लैंड है या किसी की भी लैंड है उसको डिजिटाइज में, क्योंकि अगर कभी भी कहीं भी आप जाओगे रजिस्ट्रार ऑफिस में या कहीं पे जाओगे तो आपको पता चलता है कि बहुत सारे फाइल्स जहां पे लैंड रिकॉर्ड्स को पता करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो वहां पर उन्होंने कहा है कि हम जितने भी हमारे लैंड रिकॉर्ड्स हैं उन सबको हम डिजिटाइज कर देंगे, यानी कि सबके सब जो है हमारे कंप्यूटर में अपडेटेड रहेगा और अगर वो कंप्यूटर में रहा तो हम कहीं से भी उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो वो लैंड जो हमारे फार्मर्स हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग ये बचाएगा, या फिर जो खरीदने वाले हैं या जिस चीज के लिए भी होते हैं उनके लिए भी बचेगा। तो ये ओवरऑल जो हमारा जो लैंड रिकॉर्ड्स को करने की बात करिए है ये बहुत ज्यादा काम आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हमारे एम्प्लॉयमेंट, जैसे कि हमने आपको कहा था कि यूथ के ऊपर भी उन्होंने बहुत फोकस किया, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे और हम जनरेट कर सकते हैं। तो उन्होंने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए बहुत सारी चीजें लेके आई हैं। सबसे पहले कहा है कि अगर जो भी हमारे फर्स्ट टाइम मतलब पहली बार अगर उनको नौकरी मिल रही है तो उन्होंने कहा है कि हम इनको 15,000 तक का असिस्टेंस देंगे, यानी कि आपकी जो सैलरी रहेगी वो ठीक है लेकिन उसके अलावा भी आपको 15,000 अप टू 15,000 जो है हम सरकार की तरफ से आपको मिलेगा। एंड इससे है हमारे 210 लाख लोगों को फायदा मिलेगा। दूसरा उन्होंने लेकर के आए हैं ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए है। यहाँ पे कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरर्स अगर वो एज ए एम्प्लॉयर अगर किसी को एम्प्लॉय दे रहे हैं तो वहां पे क्या होगा कि एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड होता है, यानी कि जो हमारे एम्प्लॉय है उनका भी कुछ सैलरी का % डिडक्ट होता है एंड प्लस इक्वल अमाउंट जो होता है एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है। तो वहां पे कह रही है सरकार कि हम स्टार्टिंग के 4 साल में
में भी जो कंट्रीब्यूशन हो रहा है गवर्नमेंट भी उसमें हिस्सा बनेगी। यानी कि जो भी पीएफ का पैसा जो जमा हो रहा है अपार्ट फ्रॉम एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट भी है वो भी उसमें अपना कुछ योगदान दे रही है, लेकिन ये सिर्फ स्टार्टिंग के 4 साल में। उसके बाद एक और उन्होंने कहा है ईपीएफ को ही लेकर के, यहाँ पे उन्होंने कहा है कि जैसे कि हमें पता है ना कि जैसे अगर 5,000 एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करता है तो सेम अमाउंट जो है एम्प्लॉयर को भी देना पड़ता है। तो यहाँ पे सरकार ने कहा है कि अगर एम्प्लॉयर 5,000 दे रहा है तो उसमें से 3,000 जो है हम रिम्बर्स कर दे रहे हैं। यानी कि आप कितना भी अमाउंट दीजिए अप टू 3,000 जो है सरकार वहां पे रिम्बर्समेंट दे रही है। तो इसके कारण भी बहुत सारे जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो जाएगा। उसके बाद वहां कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो पढ़े लिखे होते हैं लेकिन किसी तरह का स्किल उनके पास नहीं होता है। तो वहां पे सरकार कह रही है कि हम कम से कम 5 सालों तक में 20 लाख यूथ को स्किल्स देंगे, मतलब किसी भी तरह का इनको काम करने का कुछ आर्ट जो होता है जिससे वो एम्प्लॉयमेंट खुद का अपना जनरेट कर सके उस तरह का देंगे। उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि हम 1000 ट्रेनिंग सेंटर्स जो है उसको भी सेटअप करेंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पे ट्रेन हो सके। और यहाँ पे आ जाती है हमारी यूथ को लेकर के और भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए। सबसे पहले कह रहे हैं कि हम वुमेन को यहाँ पे करेंगे, जैसे मैंने कहा था स्टार्टिंग में में कि वुमेन को पे ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि वुमेन को रहने के लिए उनको और भी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए जितनी भी सुविधाएं हो सकती हैं हम वो प्रोवाइड करेंगे। फिर यहाँ पे कह रहे हैं कि लोन अप टू 7.5 लाख विदाउट एनी गारंटी, यानी कि यहाँ पे जो भी गवर्नमेंट का जो एजुकेशन लोन होता है वहां पे 7.5 लाख तक जो सरकार जो है बिना गारंटी के उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा कह रहे हैं एजुकेशन को ही लेकर के कि अगर आप इंडिया में ही मतलब डोमेस्टिक के लिए ही 10 लाख तक का लोन लेते हैं, एजुकेशन लोन लेते हैं, तो वहां पे आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो 3% से कम हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 9% चल रहा है तो इस स्कीम के अंदर में आपका 3% उसमें से कम हो, यानी कि सिर्फ 6%, यानी कि जो स्टूडेंट है उनको सिर्फ 6% देना होगा, बाकी 3% जो है वो सरकार ही दे रही है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे हमारे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर, यानी कि जिसमें हमारी वुमेन भी आ जाते हैं, फिर हमारे ट्राइबल्स हैं, माइनॉरिटीज हैं, उनके वो भी अपग्रेड करने के लिए सरकार अलग अलग लेकर के आए हैं। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक वर्ड आया है पूर्वोदय, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आ जाएगा। यहाँ पे पूर्वोदय का मतलब हुआ कि आपका स्टेट का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है वो सरकार जो है ध्यान दे रही है। इस चीज के लिए उन्होंने 5 ऐसी स्टेट है जिसको रिकॉग्नाइज किया है, जिससे पहला आता है हमारा बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश। इन 5 स्टेट्स पे सरकार कह रही है कि हम उसको पूरी तरह से विकसित करने के ऊपर ध्यान देंगे और ज्यादा से ज्यादा हो सकता है तो वहां पे हम इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि वहां का ओवरऑल जो है वो डेवलपमेंट हो सके। उसको लेकर के उन्होंने कहा है कि हम अमृत कोलकाता एक कॉरिडोर बनाएंगे, अमृत कोलकाता इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जिसका एक सेटअप जो होगा वो गया है, तो गया में भी एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा। यानी कि एक आपका जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कॉरिडोर है वो आपका अमृतसर से कोलकाता तक आएगा, जहां पे एक मेन जो है वहां पे गया भी आएगा। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हम जनजातियों के लिए उसके लिए भी 63,000 का विलेजेस में वहां पर भी हम अपग्रेड करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में हम इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक जो है वो हर इंडिया में है, हर जगह पे है, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट में उतना नहीं है, तो वहां पे हम वो खोलने वाले हैं। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश को लेकर के कहा है, क्योंकि हमें पता है ना कि अभी कुछ दिन पहले ही आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का जो अलग हुआ था, जिसमें उनका जो कैपिटल है वो हैदराबाद जो है वो तेलंगाना में चला गया है। इस कारण से अभी आंध्र प्रदेश को अपना एक स्टेट को जो बहुत ज्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, फिर अपना कैपिटल बनाने के लिए भी उनको चाहिए, तो वहां पे आंध्र प्रदेश को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि हम 15,000 करोड़ तक का जो है वहां पे फंड देंगे ताकि वो स्टेट जो है वो पूरा डेवलप कर सके। फिर उसके बाद हम देखते हैं एमएसएमई सेक्टर को। एमएसएमई जो हुआ हमारा भाई माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ये हमेशा से ही चलता आया है, क्योंकि किसी भी कंट्री को अगर डेवलप करना है तो एमएसएमई पे ज्यादा ध्यान देना होता है। तो ये पहले से ही बहुत सारी चीजें चल रही है। इसमें एक नया एडिशन आया है जिसमें कहते हैं मुद्रा लोन। मुद्रा लोन हमें पता है कि हम 3 कैटेगरी से देते हैं, ठीक है, एक शिशु है, किशोर है एंड तरुण है। तो तरुण का जो मैक्सिमम लिमिट था वो 10 लाख था पहले, वो इंक्रीज करके अब उन्होंने 20 लाख कर दिया। यानी कि जो मैक्सिमम लिमिट हमारा मुद्रा में जो था, मुद्रा में विदाउट कोलैटरल होता है, बिना किसी सिक्योरिटी के आप बैंक से लोन ले सकते हैं, तो उसी के लिए जो ऑप्टिमम लिमिट जो हमारा जो 10 लाख था उसको बढ़ा करके अभी हमारा 20 लाख कर दिया गया है। उसके बाद से यहाँ पे इंटर्नशिप प्रोग्राम्स भी चलने की बात चल रही है। जैसे इंटर्नशिप का हुआ मतलब आपको जॉब ट्रेनिंग, तो जॉब ट्रेनिंग के लिए सरकार ने कहा है कि आप जाइए जॉब वहां पे ट्रेन लीजिए और आपको जो स्टाइपेंड जो मिलेगा वो जो है वो सरकार आपको देगी, जहां पर उन्होंने कहा है कि 5,000 पर मंथ जो है एज अ स्टाइपेंड हम बच्चों को देंगे। और इसके थ्रू उन्होंने कह रहे हैं कि हम लगभग 1 करोड़ यूथ को जो है
हम सपोर्ट करेंगे, इससे एम्प्लॉयमेंट और भी ज्यादा जनरेट होगी। अभी देखते हैं हम कि अगर स्टेट को और ज्यादा डेवलप करना है तो और क्या क्या चीजें चेंजेस जो है सरकार लेकर के आ सकती है। ये सारी चीजें जो है यहाँ पे केंद्र सरकार जो है स्टेट को कह रही है कि आप क्या क्या इंप्रूवमेंट करो। सबसे पहला जो इंप्रूवमेंट करने की बात करी है वह हमारा स्टैंप ड्यूटी। स्टैंप ड्यूटी का मतलब यहाँ पे हुआ कि आप कहीं से भी कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं या लैंड खरीदते हैं तो वहां पे एक बकायदा एक सर्टेन परसेंटेज होता है जहां पे आपको पे करना होता है एज अ स्टैंप ड्यूटी। तो सरकार कह रही है टू स्टेट गवर्नमेंट्स कि आप जो भी टैक्सेस ले रहे हैं, अगर परचेजर जो है वो वुमेन है तो वहां पे जो परसेंटेज है उसको आप घटा दीजिए। यानी कि वो प्रोत्साहन कर रहे हैं कि एक तो पहले ज्यादा से ज्यादा ये सेल परचेज हो और उसमें वुमेन पार्टिसिपेशन को बढ़ाने के लिए बात कर रही है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर परचेजर वुमेन है तो स्टैंप ड्यूटी को थोड़ा सा कम कर दिया जाए। फिर उसके बाद कह रहे हैं हाट को, हाट यानी कि जैसे कैसे हमारा सरोजनी नगर है, ये सब चीजें जगह पे है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे जो लोकल वेंडर्स है ना उनको एक सेटअप दीजिए ताकि वो अपना एक छोटा सा ठेला लगा सके। उसके लिए एक स्कीम भी हमारा चल रहा है पीएम स्वनिधि। तो वैसे ही करके उन्होंने कह रहे हैं कि एक छोटे छोटे हाट जो है वो आप लगाइए ताकि स्ट्रीट वेंडर्स जो है अपने लिए खुद से अपना रोजगार बना सके। उसके बाद आता है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। यहाँ का मतलब हुआ कि जिस भी सिटी का जिसका पॉपुलेशन 30 लाख से ज्यादा है वहां पे ट्रैवलिंग में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है, मतलब ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उनका कहना है कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर दीजिए ताकि लोगों को कम्यूट करने में ज्यादा आसानी हो सके। उसके बाद एक तो आता ही है हमारा वाटर मैनेजमेंट। उस पर भी कह रहे हैं कि ऐसे उन्होंने 100 लार्ज सिटीज के थ्रू ने कहा है कि हम आपको प्रोजेक्ट्स देंगे, हम आपको सपोर्ट करेंगे, आप वाटर मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए। उसके बाद दूसरा आता है हमारा पीएम आवास अर्बन योजना। यहाँ ये पहले से ही चल रहा है लेकिन सरकार यहाँ पे कह रही है कि हम फिर से मतलब और भी ज्यादा 1 करोड़ लोगों को हम घर बनाने के लिए असिस्टेंस देंगे। उसके बाद हम देखते हैं हमारे एनर्जी सेक्टर में। एनर्जी सेक्टर यहाँ पे पहले से ही हमारा बहुत सारा पावर प्लांट सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे एक नया चीज किया हुआ है कि यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को भी सरकार कह रही है आने के लिए। उनका कहना है कि आप जो भी टेक्नोलॉजी कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के थ्रू, रिएक्टर्स बना रहे, स्मॉल प्लांट्स बना रहे, उसमें वो कह रहे हैं कि प्राइवेट प्लेयर्स जो है वो भी आप आइए, आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए और बनाइए। उसके थ्रू उन्होंने एक जॉइंट वेंचर भी हुआ है एनटीपीसी एंड भेल का, जहां पे कह रहे हैं कि 800 मेगावाट का हम एक कमर्शियल प्लांट जो है वो भी सेटअप करेंगे। उसके बाद एक हमारा योजना है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली, यानी कि सोलर पैनल के थ्रू जो एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, वहां पे कह रहे हैं कि 1 करोड़ लोगों को हम फ्री में इलेक्ट्रिसिटी देंगे। यूनिट भी वहां डिसाइडेड है अप टू 300 यूनिट्स पर मंथ। तो इसको लेकर के भी सरकार लेकर के आई है। उसके बाद हम देख रहे हैं कि हमारे इन्वेस्टमेंट, ये सारी चीजें जो देख रहे हैं हम देख रहे हैं एक्सपेंसेस कहाँ पर, खर्च कहाँ पे हो रही है। दूसरा खर्च हमारा जो हो रहा है वो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हुआ कि बिल्डिंग हुआ, ब्रिजेस हुआ, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हुए, ये सारे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर हुए। तो उसके ऊपर उन्होंने कहा है कि हम 11.11 करोड़ का यहाँ पे हम करेंगे इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारा जीडीपी का 14% होता है। तो ये हम और भी आगे पढ़ेंगे और भी देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। फिर उसके बाद आता है हमारा यहाँ पे टूरिज्म के ऊपर जो है बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है सरकार। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले हमारे यूपी उत्तराखंड ये सब टूरिज्म पे बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे बिहार को लेकर के बहुत ज्यादा फोकस किया गया। इनका कहना है गया में एक्चुअली विष्णुपद और हमारा वहां पे महाबोधि टेम्पल है, वहां पे कह रहे हैं कि वहां पर भी एक टूरिस्ट हब जो है वहां बनाया जाएगा ताकि वहां टूरिज्म इंडस्ट्री जो है और भी ज्यादा फ्लरिश कर सके। उसके बाद दूसरा हमारा आता है नालंदा। नालंदा में भी कुछ दिनों पहले न्यूज में आया था कि वहां पे यूनिवर्सिटी जो है एक बहुत अच्छा टूरिज्म प्लेस बन रहा है, उसको भी अपग्रेड करने की बात कर रहे हैं। फिर हमारा तीसरा आता है राजगीर। राजगीर भी एक बहुत अच्छा टूरिस्ट प्लेस है हमारे बिहार में, उसको भी कह रहे हैं। तो बेसिकली बिहार में 3 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं जिसको इंक्रीज करने की बात करी है। सबसे पहले हमारा गया में जो महाबोधि है, फिर राजगीर है, फिर नालंदा है। इन 3 जगहों पे टूरिज्म को इंप्रूव करना है। दूसरा हमारा आता है सेकेंड स्टेट जो आता है उड़ीसा। उड़ीसा कह रहे हैं कि उसके सिनिक ब्यूटी, क्योंकि हमें पता है कोस्टल एरिया पे है भाई, तो नेचुरल ब्यूटी वहां पे बहुत ज्यादा है, तो उसको भी इंप्रूव करने की बात करी है। तो टूरिज्म के ऊपर 2 स्टेट पे ऊपर ध्यान उन्होंने दिया है। फिर उसके बाद अब दूसरा आता है हमारा टैक्स। अब पैसे कहाँ से आएंगे, जहां जहां खर्च होने हैं वो तो हमने डिसाइड कर लिया कि हाँ इस सेक्टर में जाने हैं, तो अब पैसे जो आने हैं वो कैसे आते हैं। तो सबसे मेन जो होता है वो हमारा डायरेक्ट टैक्स ही होता है। तो अभी जो भी टैक्स जो हम देते थे वो हमारा 1961 इनकम टैक्स रिफॉर्म के अंदर आता था। ये बहुत ही ज्यादा पुराना है, आउटडेटेड है कह सकते हैं। तो अभी कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारे मॉडिफिकेशंस जो हैं वो लेकर के आने हैं। तो उस चीज पे सरकार ने कहा है कि वो उस पर वर्क कर रहे हैं। हो सकता है कि 1 आध 2 साल में वो नया अमेंडमेंट्स लेकर के, नया रिफॉर्म लेकर के आ जाए।
उसके बाद उन्होंने बहुत सारी ऐसे कस्टम ड्यूटीज हैं जो उन्होंने घटाया है ताकि हमारा जो एक्सपोर्ट है वो और भी लिबरलाइज हो जाए, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा इंटरनेशनल ट्रेड में पार्टिसिपेट कर सके। उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है कि कैंसर रिलेटेड जो मेडिसिन है, 3 ऐसे कैंसर रिलेटेड है जिसको उन्होंने पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया, मतलब कस्टम ड्यूटी उस पर कुछ भी नहीं रखेगा, तो उससे हमारे मेडिसिन इंडस्ट्री में एक तरह का बूम आ सकता है। फिर उसके बाद हमारे मोबाइल फोन्स हैं, उसके ऊपर भी सरकार ने जो कस्टम ड्यूटी है उसको डिक्रीज कर दिया है। प्लस हमारे गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम, मतलब जो भी ज्वेलरी है उसके ऊपर भी हमारा जो कस्टम ड्यूटी है उसको डिक्रीज कर दिया है। प्लस श्रिम्प हमने पहले भी बताया है स्टार्टिंग में ही, एग्रीकल्चर के जो नाबार्ड के थ्रू होने वाला है, तो वहां पे भी श्रिम्प के एक्सपोर्ट के लिए सरकार बहुत ज्यादा कुछ कस्टम ड्यूटीज उसको डिक्रीज कर रही है। देन उसके बाद जो भी कैपिटल गुड्स जो हमारे सोलर सेल्स एंड पैनल्स को लेकर के आते हैं उसको भी कंप्लीटली एग्जेम्प्ट कर दिया है। और लास्ट जो हमारे क्रिटिकल मिनरल्स है, 25 ऐसे क्रिटिकल मिनरल्स है, उसके ऊपर भी सरकार जो है कस्टम ड्यूटी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर चुकी है। अब दूसरा पोर्शन कैसे आता है, ये इंपॉर्टेंट काफी है आपका। यहाँ पे जो एक तो हमारा इनकम टैक्स पता ही है, दूसरा और भी तरीके से टैक्स आते हैं, जहां पे टैक्स जो हमारा ये एक आता है शॉर्ट टर्म और एक आता है लॉन्ग टर्म गेन। शॉर्ट टर्म मतलब विद इन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर कोई चीज की आप खरीद बिक्री करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म गेन कहलाता है। और अगर 1 साल से ज्यादा का होता है तो वो आपका लॉन्ग टर्म होता है। वो किसी भी चीज के लिए हो सकता है, ठीक है, अदर प्रॉपर्टी भी हो सकता है या फिर आप शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग करते हैं उस चीज को भी लेकर के हो सकता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि जो शॉर्ट टर्म गेन है वो हमारा अब 20% हो चुका है, और ये पहले हमारा 15% था, इसको बढ़ा करके 20% कर दिया गया है। और ये लॉन्ग टर्म गेन जो है पहले ये 10% था, इसको बढ़ा करके अभी ये 12.5% कर दिया है। ये दोनों ही तब होंगे अगर आपका जो गेन का अमाउंट है 1.25 लाख से ज्यादा अगर आ जाता है तो ही आप इस टैक्स स्लैब में आते हैं। अगर आपका ये 1.25 लाख से कम का है तो फिर आपको ये टैक्स देने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आया है और इसका पूरा का पूरा असर आप स्टॉक मार्केट में भी देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है एक एंजल टैक्स। ये पहले जो भी हमारे जो एंजल इन्वेस्टर्स होते थे ना, कि जो जैसे इन्वेस्टर्स होते थे वो किसी स्टार्टअप में पैसा लगाते थे तो उसके ऊपर भी उनको टैक्स देना पड़ता था। अब ये पूरी तरह से एग्जेम्प्ट हो चुका है, तो कह सकते हैं कि अब जो भी स्टार्टअप्स है उनको आसानी से कैपिटल इन्फ्यूजन हो सकता है। तो एक उसके लिए हो गया। फिर उसके बाद ये बहुत ही है हमारा, जहाँ पे इनकम टैक्स स्लैब जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं। इनकम टैक्स में हमारा 2 स्लैब तो पहले से चल रहा था, न्यू रिजिम एंड ओल्ड रिजिम। तो ओल्ड में ऑब्वियसली कोई चेंजेस नहीं लेकर के आए हैं क्योंकि वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ले सकते हैं नहीं भी ले सकते। तो न्यू रिजिम में जो है उसमें थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, कुछ अमाउंट में डिफरेंस आया है। 0 to 3 पे है निल है, ये पहले भी हमारा था। 3 to 7 पे 5% टैक्स देना पड़ा, ये पहले 3 से 6 था, तो इसमें 1 लाख रुपए जो है हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 7 से 10 के लिए 10% हो गया, इसमें भी अमाउंट ऑब्वियसली इंक्रीज कर दिया गया है। ये 6 से 9 था पहले, अभी ये 7 से 10 हो चुका है। ये अब 10 से 12 15%, 12 से 15 के लिए 20%, और 15 से ज्यादा अगर आपके पास है तो आपका 30%। तो ये सारे स्लैब्स में जो है इसका अमाउंट जो है वो चेंज हुआ है। दूसरा क्या चेंजेस में मेजर आया है कि पहले अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड रहते हैं ना तो आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको 50,000 मिलता है। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी सैलरी जो है 6.5 लाख रुपए है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन में पहली 50,000 जो वो घट जाता था, फिर 6 लाख के ही ऊपर हम सारा कैलकुलेशन करते थे। तो अब वो जो 50,000 पहले था वही इंक्रीज करके ये 75,000 हो चुका है। यानी कि अब जो है वही, अगर आप 7 लाख कमा रहे हैं तो पहले 50,000 माइनस होता, तो अभी ये 75,000 माइनस हो रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा इस चीज को लेकर के कि ये 5% है, लेकिन अप टू 7 लाख जो है वो आपका निल हो जाता है क्योंकि आपको वहां पे एक रिबेट मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आपकी सैलरी जो है ना वो 7.5 से ऊपर आती है तब 3 से 7 लाख वाले पोर्शन पे ही आपको 5% देना पड़ेगा, और 7 से ऊपर जो आता है उस पर 10% देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही क्लैरिटी होनी चाहिए इनकम टैक्स जब कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको लेकर के यहाँ पे मेजर चेंज आया है। अभी क्या आता है, ये एक हम थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं कि जो पैसे आते हैं और जाते हैं उन दोनों का रेशियो क्या है, मतलब क्या कहां से पैसे आ रहे हैं और कहां कहां जा रहे हैं। अब यहाँ पे लेके चलते हैं कि माना कि 100 रुपीज पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये 100 रुपए अगर सरकार को आ रहा है, ये जो मतलब जो भी एक्सपेंसेस मीट करने के लिए, तो वो 100 रुपए आते कहां से हैं। तो सबसे पहला जो पोर्शन आता है वो है हमारा इनकम टैक्स, जो हमने अभी लास्ट स्लाइड में देखा कि इनकम टैक्स जो हमारा परसेंटेज टैक्स हो, तो 19% यानी कि 19 रुपया जो है वो आपका इनकम टैक्स के थ्रू आता है। प्लस फिर एक्साइज के थ्रू 5%, जीएसटी के पास से 18%, कॉर्पोरेशन टैक्स के ऊपर 17%, कस्टम 4%, नॉन टैक्स 9%, और मेजर पोर्शन आता है आपका 27। यानी ये आया आपका बोरोइंग्स एंड अदर लायबिलिटी। यानी कि अगर सरकार 100 रुपए खर्च करने के लिए ला रही है
तो 27 रुपए जो है उनको बोरो करना पड़ता है, यानी कहीं से भी आपको उधार मांग के लेके आना पड़ेगा, ऐसा लाइबिलिटी होगा, तो वो होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया कि पैसे आते कहां से हैं हमें। ठीक है, तो ये एक मेजर पोर्शन आते हैं, ये आपका जितना कम हो वो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अब ये जा कहां रहे पैसे, तो एक आप जो देखोगे मेजर चंक जो है, सबसे पहला जो पैसा है वो तो यहां जाता है स्टेट शेयर्स, यानी कि अब सारे के सारे पैसे तो केंद्र सरकार को ही जाते हैं और स्टेट को डेवलप करने के लिए चाहिए होता है कुछ पैसा। तो जो भी 100 रुपीज यहाँ अगर जो कमाई हो रही है, तो 21 रुपए सबसे पहले आपको राज्य को देना होगा उनके डेवलपमेंट के लिए, तो 21 रुपए तो सीधे वहां चले गए। उसके बाद मेजर पोर्शन जो होता है वो 19% है, वो कहाँ जा रहे हैं, इंटरेस्ट पेमेंट में, यानी कि दर 2 साल जो हम इतना सारा लोन लेके आ रहे हैं, सबका ब्याज तो बढ़े जा रहा है, कुछ तो फ्री में है नहीं। तो आप देख सकते हो कि 27% हम बोरो कर रहे हैं, जिसमें से 19% तो इंटरेस्ट पे करने में ही लगा जा रहे हैं। तो ये अगर जिस दिन हमारा कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये हमारी बोरोइंग जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हाँ, दिस इज इंप्रूविंग, ये कम होता जा रहा है, पहले तो बहुत ज्यादा था लेकिन अभी ये थोड़ा सा लेवल में आया है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि 19% वहां चले गए। उसके बाद पेंशन में 4%, फिर हमारा सेंटर्स की तरफ से जो भी बहुत सारे स्कीम्स चलते हैं उसमें 8% जा रहे हैं, फिर फाइनेंस कमीशन है उसको 9% जा रहा है, डिफेंस में जा रहे हैं, सब्सिडीज के लिए जा रहे हैं, एंड सेंट्रल स्कीम्स जो है डिफेंस को छोड़ के उसके अलावा ये 16%। तो मेजर चीज जो है ये हमारा यहाँ जा रहा है, तो 21 यहाँ जा रहा है, 19 यहाँ, तो 40% तो ऐसे चले गए, बाकी 60 में ये सारी चीजें जो है वो देखी जा रही हैं। अब मेजर कौन कौन से हमारे ऐसे सेक्टर्स हैं, मंत्रालय है जिनको पैसे दिए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा जो फंड दिया जा रहा है वो है हमारा डिफेंस में, जहां पे लगभग 4 लाख करोड़ जो है वो दिया जा रहा है। उसके बाद हमारे रूरल डेवलपमेंट के लिए दिया जा रहा है, फिर एग्रीकल्चर, होम अफेयर्स, एजुकेशन, आईटी एंड टेलीकॉम, हेल्थ, एनर्जी, सोशल वेलफेयर एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ये मेन है। और भी बहुत सारे मंत्रालय हैं लेकिन जो मेन है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, सबसे ज्यादा डिफेंस में दिया गया है। मतलब जो 100 रुपीज जो हम अर्न कर रहे थे वो कहाँ कहाँ जाता है। ठीक है, अभी ये हम थोड़ा सा कंपैरिजन करके देखते हैं। जो पैसे आते हैं और जाते हैं वो हमेशा 2 तरीके से होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है रेवेन्यू और दूसरा आता है कैपिटल। पहले रेवेन्यू और कैपिटल को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। रेवेन्यू का मतलब हुआ जो बार बार आता है, रेकरिंग इन नेचर, जो हर दिन आए। ठीक है, कैपिटल का मतलब हुआ जो एक बार आता है। ठीक है, रेवेन्यू का मतलब हुआ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर देखते हैं, मैं रोज जाके बाहर ठेला लगाता हूँ और मुझसे कमाई करता हूँ, तो वो यानी कि एवरीडे मेरा इनकम हो गया, वो मेरा रेवेन्यू नेचर का हो गया। सैलरी जो हम करते हैं वो रेवेन्यू नेचर हो गया, मतलब वो हर महीने हमें अर्न कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन कैपिटल रिसीट जो हुआ यानी कि वो सिर्फ वंस इन अ लाइफ टाइम, बस एक बार। जैसे कि आप माना कि चलो हम गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, तो गाड़ी से जो चला रहे हैं उससे रोज हम इनकम जनरेट कर रहे हैं, ऑटो वाले रोज इनकम जनरेट कर रहा है, लेकिन उस गाड़ी को खरीदने के लिए उसने एक बार लोन लिया तो वो कैपिटल रिसीट हो गया। यानी कि एक गाड़ी के लिए, ऑटो खरीदने के लिए जो पैसा आया वो आपका कैपिटल रिसीट हो गया। लेकिन जो हर रोज वो भाड़ा ले रहा है, जो कम्यूट में ले रहा है, वो आपका रेवेन्यू रिसीट हो गया। ठीक है, तो ये 2 तरीके से सरकार के पास पैसे आते हैं। खर्च भी वैसे ही होते हैं, एक बार होने वाले और बार बार। तो अगेन रेवेन्यू जैसा नाम, यानी कि बार बार एक्सपेंडिचर हो रहा है, बार बार एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि ये एक्सपेंडिचर हो गया, यानी कि उसको जो पेट्रोल भरवाता है, डीजल भरवाता है, वो उसका रेवेन्यू नेचर, यानी कि हर दिन वो भरवा रहा है उस चीज को लेकर के। ये हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी कि ऑटो खरीदने के लिए वो लिया था पैसा। अभी ये उसने लोन लेता अगर सिर्फ अपना डेली खर्च के लिए तो वो गलत था, लेकिन उसने लोन लिया ऑटो खरीदने के लिए, तो रिसीट भी कैपिटल और एक्सपेंडिचर वो भी कैपिटल, तब ठीक है, क्योंकि आप इससे इस तरह के इनकम जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा और ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अभी हमारा देखते हैं कि पिछले साल का जो एक्चुअल फिगर है, दिस इज एक्चुअल, ओके, 22-23 का जो एक्चुअल फिगर है उसमें हम रेवेन्यू से 23.8 जनरेट किए थे, जो कि एस्टिमेट कर रहे हैं 24-25 में कि इंप्रूव होकर के 31.3, यानी कि जो डायरेक्ट टैक्स वगैरह जो जीएसटी जो भी हम लेते हैं वो पहले हम 23.8 ले रहे थे, अभी ये इंक्रीज करके हमारा हो जाएगा 31.3। तो ये काफी अच्छा चीज है, ये इंक्रीज कर रहे हैं। अभी आएगा पैसा और कहां से, कैपिटल, यानी कि लोन लेकर के या फिर डिसइन्वेस्टमेंट करके, यानी कि जब सरकार जो होती है वो अपना स्टेक जो होता है वो प्राइवेट प्लेयर्स को बेच देती है या किसी से विड्रॉ कर लेती है, तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। और जहां कहीं से अगर लोन ले रहे हो, वर्ल्ड बैंक है, IMF हो, या फिर कहीं से भी ले रहे हैं, तो वो सब। तो ये जो पहले हमारे पिछले साल का जो फिगर था वो 18.1 लाख करोड़ था, जो कि इंक्रीज करके 16.9, यानी कि ये अच्छा चीज है, इसलिए
क्योंकि ये डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमें आपने देखा था ना कि जो भी पैसा आ रहा था उसमें से 27% जो था वो लोन के थ्रू आ रहा था। तो ये अगर हमने 2 लाख करोड़ से भी कम कर दिया तो ये काफी अच्छा चीज है, क्योंकि इस पे हमें बाद में ब्याज भी देना पड़ेगा। तो ये काफी अच्छा इंप्रूवमेंट रहा है। उसी तरह से खर्च की बात करते हैं। जो एक्सपेंडिचर हुआ था पिछले साल, जो हमारा रेवेन्यू यानी कि डेली खर्च होने वाले जो थे वो 34.5 हुए थे, जो कि इस साल एस्टिमेटेड फिगर जो है वो इंक्रीज करके 37.1 लाख करोड़ यानी कि इतना से हो रहा है। ये फिगर आप मैच कीजिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि रेवेन्यू रिसीट से रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मीट हो जाए तो ज्यादा अच्छा है ना। क्योंकि मतलब एग्जाम्पल वाला देखते हैं कि जो ऑटो ड्राइवर जो है जो भाड़ा लेकर के आता था, इसी भाड़े से अगर रोज पेट्रोल भरा रहा है तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन लोन लेकर के उसको पेट्रोल अगर भरवाना पड़ रहा हो अपने गाड़ी में तो वो गलत होता है। तो वैसे ही करके ठीक है, माना कि ये उतना ज्यादा मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर हम अपना पास्ट ट्रेंड देखेंगे तो दिस इज एक्चुअली इंप्रूविंग। तो दिस इज नॉट डिसहार्टनिंग, इतना भी बुरा नहीं है, हम इंप्रूव कर रहे हैं। लेकिन फिर भी 31 लाख यहाँ से रिसीट हो रहा है, खर्च हमारा 37.1 हो रहा है। उसी तरह हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर मैं 3-4 अगर ऑटो खरीद लूंगा तो उससे तो मैं और भी ज्यादा इनकम जनरेट कर सकता हूं, लेकिन मैं सिर्फ खाने के लिए लोन ले रहा हूं तो वो गलत है। तो यहाँ पे वही है कि अगर हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं, यानी कि हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं, हॉस्पिटल बना रहे हैं, इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे रेवेन्यू जनरेट कर सके, तो सरकार के लिए या हमारे किसी भी इकोनॉमी के लिए वो अच्छा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले साल जो है हमारा एक्चुअल फिगर जो था वो 10.5 लाख करोड़ का था, जो कि इंप्रूव करके जो एस्टिमेटेड फिगर है हमारा वो है 15.1, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं कि लगभग 4.5 लाख करोड़ का जो है सरकार कह रही है कि हम और भी ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च कर सकते हैं। तो ये जो फिगर है अच्छा है, और भी ज्यादा इंप्रूव इसमें कर सकते हैं, लेकिन ये ओवरऑल हमारा क्या है। तो हम पूरा का पूरा एक बजट पे देख सकते हैं कि सब चीजों के लिए आए हैं। इनकम टैक्स में भी चेंजेस लेकर के आए हैं सरकार ने, हमारा डायरेक्ट टैक्सेस जो है उसके ऊपर भी कुछ कुछ कमेंट्स किया है। फिर उसके बाद हमारे एक्सपोर्ट को लेकर के कस्टम ड्यूटीज काफी ज्यादा डिक्रीज किया गया है, कहीं कहीं पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने किसी चीज को छोड़ा है, सब चीजों में थोड़ा थोड़ा करके देखा है। और इनफैक्ट ये भी बताने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि खर्च भी हम जो है कहाँ पे कर रहे हैं। सरकार ने बहुत ज्यादा ध्यान इस बार यूथ के ऊपर दिया है, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर दिया हुआ है, बच्चों के एजुकेशन के लिए दिया हुआ है, क्योंकि उनको भी इंटरेस्ट सब्सिडी भी दिया जा रहा है, प्लस उसके बाद उनको इंटर्नशिप के लिए आपको स्टाइपेंड भी दिया जा रहा है। फिर एक और एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड जो है उसमें भी कह रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स जो है आप एम्प्लॉयज को हायर करो, आप हायर करो, हम जो पीएफ का पैसा है हम उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। प्लस एग्रीकल्चर को भी लेकर के आया है, हमारा नेशनल फार्मिंग की तरफ भी लोग कर रहे हैं, फिशरीज के ऊपर भी ध्यान दिया गया है, रिसर्च के ऊपर सेटअप की बात की गई है। तो बहुत सारा मिला जुला जो है कस्टम हमारे यहाँ पे जो सरकार जो है बहुत विजन बहुत अच्छा लेकर के आई है कि हम एक ओवरऑल जो है एक पूर्वोदय जिसको कह रहे हैं, जो नाम यहाँ पे एक नया है, इस तरह का डेवलपमेंट जो है हम सोच रहे हैं। सबसे अच्छी चीज ये है कि एक बिहार को लेकर के जो काफी ज्यादा बैकवर्ड है उसके ऊपर भी सरकार ने कहा है कि हम उसके टूरिज्म के ऊपर ध्यान देंगे, वहां पर भी एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो गया की बात कर रहे हैं वहां पे एक सेटअप करेंगे। तो देखा जा रहा है कि काफी ऑप्टिमिस्टिक चीजें हैं। ये सारे की सारी हमारी एस्टिमेटेड फिगर है, देखते हैं कि कितना ज्यादा इसमें अचीव कर सकेंगे। थैंक यू सो मच।